एंड वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर एक हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के साथ साथ एक रिपोर्टर भी रह चुके हैं। एंड आज जो हम चैप्टर करेंगे द इंटरव्यू, यहाँ पे हम कोई स्टोरी नहीं देखेंगे, बल्कि ये चैप्टर डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, जहाँ पे पहले पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हैं इंटरव्यू को लेकर। वहीं दूसरी तरफ सेकंड पार्ट में हम एक एक्चुअल इंटरव्यू देखेंगे जो कि हुआ बिटवीन उम्बर्टो इको और मुकुंद पद्मनाभन। उम्बर्टो इको एक इटालियन नॉवेलिस्ट के साथ साथ एक काफ़ी फेमस एकेडमिक स्कॉलर रह चुके हैं एंड मुकुंद पद्मनाभन द हिंदू न्यूज़पेपर के लिए काम कर चुके हैं। तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हमें क्या बताते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो क्रिस्टोफर बताना शुरू करते हैं कि अब ऑलमोस्ट 130 इयर्स हो गए एंड जर्नलिज्म में इंटरव्यू ने एक अपनी ही अलग सी जगह जो है वो बना ली है। एंड ये देखो, आप भी इन सब चीज़ों से रिलेट कर सकते हो। अब कैसे? आपकी जो फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स फिगर क्यों ना हो, चाहे वो कोई एक्टर क्यों ना हो, एक्ट्रेस क्यों ना हो, इन सब के कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरव्यू जो है आपने डेफिनेटली देखे होंगे या फिर पढ़े होंगे। एंड इसीलिए इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा सर्विसेबल मीडियम है, यानी कि कोई एक क्वेश्चन आपके बिहाफ पे भी पूछ सकता है जो भी इंटरव्यू ले रहा है एंड आपको उन सब चीज़ों का आंसर पता चल जाएगा जो शायद आप कभी मिल के पता नहीं लगा पाते। तो इसीलिए इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा अपनी एक पावर और इन्फ्लुएंस को होल्ड करता है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ लिटरेरी फिगर्स की, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है अबाउट वी.एस. नायपॉल, अबाउट लुइस कैरल, अबाउट रुडयार्ड किपलिंग, ये सारे लोग जो कि लिटरेरी फिगर्स रह चुके हैं एंड बहुत ही ज़्यादा फेमस लिटरेरी फिगर्स रह चुके हैं। लुइस कैरल की अगर हम बात करें तो वो क्रिएटर थे ऑफ एलिस इन द वंडरलैंड। तो ये जो सारे लिटरेरी फिगर्स हैं, इनको इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। इनफैक्ट इन सब के अकॉर्डिंगली इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगता है ये कोई क्राइम है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो लायनाइज्ड फील करते हैं, यानी कि वो इस तरीके से फील करते हैं, बहुत डरे हुए फील करते हैं कि उनको कोई भी अगर वो गलत आंसर दे देंगे तो उनकी जो इमेज है वो शैटर हो जाएगी। एंड डेफिनेटली सी बात है, ये डर तो हमेशा ही रहता है। अब कोई भी सेलिब्रिटी अगर कोई भी क्वेश्चन को आंसर करता है तो वो कोशिश करते हैं कि वो बहुत सोच समझ के आंसर करें, क्योंकि अगर कोई गलत कमेंट उन्होंने पास किया तो उनकी जो पब्लिक फिगर है वो एक तरीके से, या पब्लिक इमेज जो है वो एक तरीके से शैटर हो सकती है। तो इसीलिए ये जो लिटरेरी फिगर्स की इन्होंने यहाँ पे बात करी है, तो इन सबको ऐसा लगता है कि इंटरव्यू कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। यहाँ उन्होंने स्पेसिफिकली सॉल बेलो के बारे में लिखा है कि वो कैसे बताते हैं कि वो इंटरव्यू को कंसिडर करते हैं एज थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब क्या है? देखो, थंबप्रिंट्स ऑन विंड पाइप का मतलब ये होना कि मतलब आपकी कोई प्रिवेसी जो है या आपकी जो ओपिनियन जो है, जो आप नहीं बताना चाहते, उसको ज़बरदस्ती आपसे बुलवा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं कि एक इंट्रूजन है आपकी प्राइवेसी पे। अगर आपको चुप रहना है लेकिन फिर भी आपसे अगर क्वेश्चन करा गया है तो आपको उसका आंसर देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो इमेज है वो लोगों के सामने खराब हो सकती है। लेकिन फिर भी वो इस फर्स्ट पार्ट को इस तरीके से कंक्लूड करते हैं कहते हुए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है एंड मीडियम ऑफ ट्रुथ है। एंड वो इसीलिए क्योंकि एक इंसान क्वेश्चन पूछता है और बहुत सारों के जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर हो जाते हैं एंड इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये तो थी फर्स्ट पार्ट की समरी। अब देख लेते हैं जो कि एक्चुअल इंटरव्यू हुआ है बिटवीन उम्बर्टो इको एंड मुकुंद पद्मनाभन। सो क्योंकि ये जो इंटरव्यू है ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हम इसको लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे एंड जानेंगे उम्बर्टो इको का क्या व्यू पॉइंट है इंटरव्यू को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो मुकुंद है वो इस तरीके से इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं कि द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। तो यहाँ पे वो शुरू करते हैं इस बात को ऐसे कि जो खुद इतने बड़े नॉवेलिस्ट रह चुके हैं इंग्लिश के, डेविड लॉज, वो इस बात को सोचकर हैरान हो जाते हैं कि उम्बर्टो इको वो सारी चीज़ें कैसे करते हैं जो वो एक्चुअली में करते हैं। तो इस पे जो उम्बर्टो इको है वो रिप्लाई करते हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग।
तो उम्बर्टो कहते हैं कि शायद सब लोगों को यही इंप्रेशन जाता है कि मैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें कर रहा हूँ। एंड डिफरेंट चीज़ें का मतलब यहाँ पे हुआ कि वो डिफरेंट चीज़ें लिख रहे हैं, डिफरेंट जॉनर के साथ बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में वो कहते हैं बाय द एंड ऑफ इट मैं एक ही चीज़ है जिसे बार बार करता हूँ। तो इस पे जो मुकुंद है वो पूछते हैं विच इज़। तो उम्बर्टो कहते हैं नाउ दैट इज़ मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। I have some philosophical interests and I pursue them through my academic work and my novels. तो यहाँ वो कहते हैं कि देखो इसको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊँ तो मेरे कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट्स हैं, ठीक है, एंड उनको मैं फुलफिल करता हूँ अपने एकेडमिक वर्क से एंड उसके साथ साथ नॉवल से। फिर वो कहते हैं इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट्स। तो वो कहते हैं इनफैक्ट अगर तुम जितनी भी बुक्स मैंने बच्चों के लिए भी लिखी हैं तो उनको भी पढ़ के तुम्हें एक ही मैसेज जो है वो मिलेगा कि पीस और नॉन वायलेंस। तो तुम देख रहे हो किस तरीके से मेरे जो फिलोसफिकल इंटरेस्ट हैं वो तुम्हें उन सब चीज़ों में नज़र आ जाएंगे। फिर वो बोलते हैं यहाँ पे एंड देन आई हैव अ सीक्रेट। Did you know what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? Eliminate the empty spaces in all the atoms? तो यहाँ वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। क्या तुम्हें ये बात पता है कि इस यूनिवर्स में बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस हैं, लेकिन अगर उन सारी एम्प्टी स्पेसेस को एलिमिनेट कर दोगे, हटा दोगे, या उन सारे के सारे उन्होंने बोला है एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स जो भी हैं उनको हटा दोगे तो क्या होगा? तो वो कहते हैं द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो वो कहते हैं अगर हम इन सारी एम्प्टी स्पेसेस जो हैं इनको हटा देंगे तो ये जो पूरा यूनिवर्स है मेरी फिस्ट के साइज का रह जाएगा। एंड कहते हैं सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स। आई कॉल देम इंटरस्टाइसेस। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, यू आर इन एन एलिवेटर एंड व्हाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू। दिस इज एन इंटरस्टाइस। An empty space. I work in empty spaces while waiting for your elevator to come up from the first to the third floor. I've already written an article. तो यहाँ पे वो उन्हें समझाते हैं कि empty spaces क्या है और किस चीज़ के बारे में बात करें। तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि फॉर इंस्टेंस, चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, ठीक है, एंड तुम्हें अगर मैं बताऊं तो मैं इन एम्प्टी स्पेसेस को जो हमारे आसपास है इन्हें कहता हूं इंटरस्टाइसेस, और मैं इन इंटरस्टाइसेस में ही काम करता हूं। जैसे फॉर इंस्टेंस तुम मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, ठीक है, एंड तुम एलिवेटर से ऊपर आए थे थर्ड फ्लोर पे। अब बाय द टाइम तुम ऊपर आते मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तो ये एक एम्प्टी स्पेस है, ये इंटरस्टाइस है, एंड जब तक तुम ऊपर पहुंचे तब तक मैं एक आर्टिकल लिख चुका था। तो इस तरीके से मैं इन एम्प्टी स्पेसेस को एलिमिनेट करता हूं उनको फिल करके। तो ये वो यहाँ पे पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं, मुकुंद कहते हैं नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. It is a marked departure from a regular academic style, which is invariably depersonalized and often dry and boring. Have you consciously adopted an informal approach, or is it something that came naturally to you? तो बेसिकली वो यहाँ पे बोलते हैं कि देखो आप करते तो सारा नॉन फिक्शनल राइटिंग हो, लेकिन आपका काम ना बाकी सबकी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है ना उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अब देखो जिन चैप्टर्स में आपको भी स्टोरीज नहीं नज़र आती, थोड़े ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स नज़र आते हैं, तो वो आपको बोरिंग लगने लग जाते हैं, है ना, थोड़ी ड्राई लगते हैं। उनको लगता है कि यार इसमें कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी जिससे हमें मज़ा आता। लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा यहाँ पे कहते हैं कि आप जो लिखते हो चाहे वो नॉन फिक्शनल ही क्यों ना हो, जिसमें स्टोरीज ही ना हो, लेकिन वो फिर भी बहुत प्लेफुल है और एक तरीके से बहुत अच्छा लगता है। उसको पढ़ के इंसान जो है वो बोर नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं क्या ये जो आपकी नैरेटिव अप्रोच है कि ये आपको नेचुरली आई या आपको इसको अडॉप्ट करना पड़ा? सो ये कैसे हुआ? तो इसका आंसर क्या देते हैं उम्बर्टो, देखते हैं। उम्बर्टो कहते हैं When I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, scholars learn a lot of a certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them, and at the end they put the conclusions, and that's it. You, on the contrary, told the story of your research, even including your trials and errors. At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. So ये कहते हैं
कि जब मैं अपना डिसर्टेशन या आप एक तरीके से कह सकते हैं जो वो काम करे थे, रिसर्च करे थे, जब उन्होंने उसको प्रेजेंट किया तो वहाँ पे एक जो प्रोफेसर थे, एक जो टीचर थे, उन्होंने इन्हें बोला कि देखो यूजुअली स्कॉलर्स क्या करते हैं कि वो एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, फॉल्स हाइपोथेसिस बना लेते हैं, रिसर्च ढेर सारी करते हैं, लेकिन जब उन्हें एक्चुअली में अपना फाइनल पेपर या फाइनल जो रिसर्च है उसको प्रेजेंट करना होता है तो ना वो सिर्फ और सिर्फ उसमें अपनी कंक्लूजन्स लिखते हैं। लेकिन उम्बर्टो ऑन द अदर हैंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जितने भी एरर्स थे, अपने जितने भी ट्रायल्स थे, उन सबको मेंशन किया, विच मीन्स दैट कि वो सारी चीज़ें जिस तरीके का उनका नैरेटिव स्टाइल है वो नेचुरली आया है। एंड ये कहते हैं कि उस टाइम से ही मुझे समझ आ गया कि किस तरीके से मुझे जो है ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी है। तो वो यहाँ पे नेक्स्ट कहते हैं, at that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done by telling the story or research. तो research की जो story है वो ज़्यादा अच्छी होगी अगर हम बताएंगे। एंड इसी तरीके से जब वो नॉन फिक्शनल काम करते हैं तो जब वो अपनी छोटी छोटी रिसर्चेस जो उनकी गलत हुई थी, एरर्स, ट्रायल्स, इन सबको मेंशन करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती हैं एंड इसीलिए वो इतनी ज़्यादा ड्राई और बोरिंग नहीं लगती। तो वही यहाँ पे कहते हैं this is why my essays always have a narrative aspect and this is why probably I started writing narratives, that is novels, so late at the age of 50 more or less। तो कहते हैं इसीलिए मैंने जो novels थी वो भी काफ़ी टाइम बाद जाके लिखनी शुरू करी when I was by the age में 50 का हो चुका था। Then वो बोलते हैं I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. I never felt this kind of frustration. I started writing novels by accident. I had to do nothing one day. तो उन्होंने कहा कि मैं बेसिकली इस सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीख चुका हूँ। जैसे मेरे एक दोस्त थे रोलैंड, तो उन्होंने क्या किया, उनको ऐसा लगता था हमेशा कि वो कब एक तरीके की नॉवल जो है वो लिखेंगे। वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे लेकिन क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते थे तो वो बाकी चीज़ें नहीं कर पाए बिफोर ही डाइड। लेकिन मुझे कभी ऐसी गिल्ट जो है वो कभी महसूस नहीं हुई क्योंकि एक दिन जब मैं फ्री बैठा था, मेरे पास कुछ नहीं था, तो उस टाइम पे मैंने जो है नॉवल लिखना शुरू किया। तो नॉवल सैटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन और उनका जो वे ऑफ राइटिंग था वो था नैरेटिव, नरेशन करना। तो नॉवेल्स एक ऐसी चीज़ थी जब वो लिखना शुरू किया तो उनका जो राइटिंग स्टाइल था वो वहाँ से निखर के आया। तो यहाँ पे वो हमें ये बताते हैं। देन यहाँ पे मुकुंद उनसे बोलते हैं, talking about novels, from being a famous academic, you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. You've written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. तो यहाँ पे बताते हैं कि अच्छा आप नॉवल की बात कर ही रहे हो, मुकुंद बोलते हैं, तो आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हैं, इतनी सारी नॉवेल्स आपने लिखी हैं। आपकी सबसे ज़्यादा फेमस नॉवल जो है वो थी द नेम ऑफ द रोज़। तो मैं तो कहते हैं कि हाँ, सिर्फ मैंने 20 ऑफ देम नहीं लिखी नॉन फिक्शन, इनफैक्ट मैंने लिखी ऑलमोस्ट ओवर 40। मुकुंद कहते हैं ओवर 40, among them a seminal piece of work on semiotics, but ask most people about Umberto Eco and they will say, oh, he's the novelist. Does that bother you? तो यहाँ पे मुकुंद कहते हैं कि हाँ, आपने इतने सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हैं जो कि नॉन फिक्शनल है एंड इतने इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल वर्क लिखे हैं, करे हैं ऑन सेमियोटिक्स यानी कि स्टडी ऑफ साइंस, लेकिन फिर भी अगर कोई आपके बारे में बात करता है तो सबसे पहले लोग ये बोलते हैं अच्छा ये तो नॉवेलिस्ट है। तो क्या ये चीज़ आपको बॉदर करती है? क्योंकि वो एक्चुअली में तो एक एकेडमिक स्कॉलर थे एंड फिर नॉवेलिस्ट थे। तो इस पर वो क्या रिप्लाई करते हैं, Yes, because I consider myself a university professor who writes novels on Sunday. It's not a joke. I participate in academic conferences and not meetings of pen clubs and writers. I identify myself with academic community. तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो बॉदर तो करती ही है क्योंकि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ। एकेडमिक स्कॉलर के साथ साथ वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी रह चुके थे। तो वो कहते हैं कि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ जो कि नॉवेल्स लिखता है सिर्फ और सिर्फ संडे को, एंड मैं हमेशा एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूँ। मैं कोई राइटर्स क्लब या पेन क्लब वगैरह नहीं जाता। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं पहले एक एकेडमिक स्कॉलर हूँ, मेरी ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो एकेडमिक्स में है। फिर वो बोलते हैं बट ओके, इफ दे मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली द नॉवेल्स,
I know that by writing novels, I reach a larger audience. I cannot expect to have 1 million readers with stuff and semiotics. तो वो कहते हैं पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उन लोगों को, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो लोग मुझे जानते हैं एज अ नॉवलिस्ट. अब मुझे इतनी बात तो पता ही है कि मेरी जो नॉवल है उसकी जो रीच है कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी अगर मैं बात करता हूँ कि जो मेरा वर्क है ऑन साइंस. तो ये यहाँ पे कहते हैं कि इसीलिए मुझे लगता है कि चलो ठीक है, कई लोगों को मैं सिर्फ एज अ नॉवलिस्ट नज़र आता हूँ, बट मुझे ये भी अच्छे से पता है कि अगर मैं नॉवेल्स लिखता हूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करती हैं. तो नेक्स्ट वो यहाँ पे कहते हैं मुकुंद, Which brings me to my next question. The Name of the Rose is a very serious novel. It's a detective yarn at one level, but also dwells into metaphysics, theology, and medieval history. Yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? तो वो यहाँ पे कहते हैं कि बेसिकली आपकी जो नॉवल थी नेम ऑफ द रोज, तो वो यहाँ पे कहते हैं बहुत सारी चीज़ें जो है, मेटाफिजिक्स हो गई या वो हो गई थियोलॉजी या मिडीवल हिस्ट्री, इन सब चीज़ों को लेकर एक बनी हुई बुक है. एंड जब आप ये सब लिख रहे थे तो कहीं ना कहीं क्या आप भी पजल थे? तो क्या कहते हैं उम्बर्टो? नो, जर्नलिस्ट्स आर पजल एंड समटाइम्स पब्लिशर, एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस. तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए तो ये डिफ़िकल्ट नहीं था और पजलिंग भी नहीं था, लेकिन ये जो जर्नलिस्ट और ये जो पब्लिशर्स होते हैं, इन लोगों को ऐसा लगता है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रैश पसंद है, या लोगों को वही चीज़ें पसंद है कि हाँ स्टोरी हो और जिसमें बहुत सारी फिक्शन हो, ये सारी चीज़ें पसंद है. लेकिन ऐसा नहीं है. वो कहते हैं मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वो कहते हैं कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट. ठीक है, The Name of the Rose sold between 10 and 15 million copies. So in a way, I reached only a small percentage of readers. तो इन 6 बिलियन पीपल से मैं सिर्फ और सिर्फ 10 to 15 मिलियन लोगों तक पहुंच पाया. तो मैं बहुत ही कम लोगों को जो अपनी बुक है वो पढ़वा पाया या उन्होंने पढ़ी. लेकिन it is exactly these kinds of readers who don't want easy experiences. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे लोग हैं ही नहीं जो मेरी बुक्स नहीं पढ़ना चाहते या easy experiences नहीं चाहते. अब easy experiences क्यों बोला उन्होंने यहाँ पे? Because of the fact that बुक पढ़ना भी एक अलग में ही एक्सपीरियंस होता है. कोई नॉवल जो है जब आप उसको रीड करते हो होल हार्टेडली, तो वो आपके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होता है. तो इसीलिए वो यहाँ पे कहते हैं कि ये उनके लिए एक उन्हीं तरीके के लोगों के लिए है जो डिफ़िकल्ट या ईजी एक्सपीरियंसेस नहीं चाहते. तो वो यहाँ पे कहते हैं, or at least don't always want this. I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room. I enjoy it and I need it, but not all day. तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है. अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मुझे भी जब मैं शाम को थक जाता हूँ तो मुझे भी ऐसी चीज़ें देखना ज़्यादा अच्छा लगता है जो एंटरटेनिंग हो, बट मैं पूरे दिन उन एंटरटेनिंग चीज़ों को नहीं देखना चाहता. तो वही यहाँ पे पॉइंट पुट अप कर रहे हैं कि ऐसे ये जो रीडर्स हैं उनको बाकी सारी चीज़ें भी पसंद आती होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आती जो वो नहीं लिखते. उनके लिए एक पर्टिकुलर ऑडियंस है जो उन चीज़ों को पढ़ती है. सो नेक्स्ट वो यहाँ पे बोलते हैं मुकुंद, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history? तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर हम आपकी इस नॉवल की बात करें तो इसकी जो इतना ह्यूज सक्सेस था, तो क्या हम ये कह सकते हैं वो इस पे डिपेंडेंट था कि वो ज़्यादातर बात कर रहा था अबाउट मिडीवियल हिस्ट्री? तो इस पे क्या बोलते हैं उम्बर्टो, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. That's possible, but let me tell you another story. I often tell stories like a Chinese wise man. My American publisher said while she loved my book, she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studied Latin. So I was given an advance for 3,000 rupees, but in the end it sold 2 or 3 million in the US. A lot of books have been written about medieval history, medieval past for before time. I think the success of the book is a mystery. Nobody can predict it. I think if I had written the novel, written the Name of the Rose 10 years earlier or 10 years later, it wouldn't have been the same. Why it worked at that time is a mystery.
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे उम्बर्टो कहते हैं कि देखो किस तरीके से जब मैं अपनी ये जो नॉवल थी, जो मेरी पब्लिशर थी, जो मेरी रीडर थी, वो जब इसको देख रही थी उसको मेरी बुक बहुत पसंद आई, लेकिन उनको लगा कि इसकी ज़्यादा जो कॉपीज़ हैं वो नहीं बिकेंगी। तो 3000 कॉपीज़ जो थी उसके लिए ही मुझे इसका पे किया गया था। लेकिन यूएस में इसकी एक्चुअली में कितनी, ये कह रहे हैं ऑलमोस्ट 3 to 2 मिलियन कॉपीज़ जो हैं दैट वाज सोल्ड। तो कहते हैं कि अब मैं ये नहीं बता सकता तुम्हें कि जो बुक है उसकी एक्चुअली सक्सेस का राज क्या है और वो किस तरीके से, किन बेसिस पे वो सक्सेसफुल रहती है, क्योंकि वो यहाँ पे कहते हैं कि मेरे से पहले भी बहुत सारे लोगों ने मिडीवल हिस्ट्री को इंक्लूड करके या उस पे बुक्स जो हैं वो लिखी थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये नॉवल इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हुई। हाँ, हो सकता है कि आज से 10 साल बाद में इसको लिखता या 10 साल पहले लिखता, तो मुझे नहीं पता क्या ये सक्सेसफुल हो पाती या नहीं। तो एक तरीके से मिस्ट्री है कि कोई भी नॉवल, कोई भी बुक किस तरीके से सक्सेसफुल होगी। तो यहीं पे ये जो सेकंड पार्ट है आपके चैप्टर का, द इंटरव्यू, वो एंड हो जाता है। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में तो हमने ये देखा कि क्या क्या डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे और क्या क्या डिफरेंट व्यू पॉइंट्स थे बहुत सारे लिटरेरी फिगर्स के इंटरव्यू को लेकर, एंड हमने इसको कंक्लूड किया इस नोट पे कि इंटरव्यू एक बहुत ही ज़्यादा सर्विसेबल मीडियम है ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रुथ। सेकेंड पार्ट में हम ये देख पाते हैं कि उम्बर्टो इको जो है कहीं ना कहीं इंटरव्यू को पसंद कर रहे थे। एंड कैसे? क्योंकि वो उसके जो आंसर्स दे रहे थे वो बहुत ही जेन्युइन थे। जैसे कि उन्होंने अपने राइटिंग स्टाइल के बारे में बताया, उन्होंने बताया किस तरीके से वो एम्प्टी स्पेसेस को यूज़ करते हैं। इन सारी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो। अब क्वेश्चन इसमें से इसी तरीके के आ सकते हैं कि उम्बर्टो इको का राइटिंग स्टाइल कैसा था या एकेडमिक इंक्लिनेशन किस टूवर्ड्स थी, तो वो आप लिखोगे सेमियोटिक्स, या फिर आप कह सकते हैं एकेडमिक जो भी स्टफ था उसकी तरफ वो ज़्यादा थे। वो अपने आप को पहले एक एकेडमिक स्कॉलर मानते थे एंड फिर उसके बाद वो अपने आप को एक नॉवलिस्ट मानते थे। वो अपने आप को कहते थे कि मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ जो नॉवेल्स लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ संडेज को। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा द इंटरव्यू चैप्टर को, हमने इस चैप्टर की कंप्लीट समरी कर ली है एंड उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। सो नाउ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।